नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी बीच आप लोगों के बीच आरपीएफ का वैकेंसी आ चुकी है, एसआई और कांस्टेबल का, दोनों का। तो इसमें आयु क्या रहेगा, वेतन क्या मिलेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्या रहेगा, इसका एग्ज़ाम कितना घंटा का होगा, टोटल मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो दोस्तों, ये फॉर्म कब से भराएगा रेलवे आरपीएफ का। तो देखिए, आवेदन करने का जो तिथि है दोस्त, आवेदन करने का तिथि जो है वो 15/4/2024 से स्टार्ट होगा और कब से कब तक चलेगा, तो 14/5/2024 तक चलेगा। मतलब 15 तारीख से भराना चालू होगा और 14 मई तक इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, आप लोग भर लीजिएगा टाइम से फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए पात्र पुरुष और महिलाएं उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित के। मतलब इस फॉर्म में महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, मतलब पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन 14/5/2024 23:59 बजे से लेकर मतलब उतना ही बजे तक मतलब ऑनलाइन फॉर्म जमा कर पाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे किसका है, तो उप निरीक्षक कार्यकारी का ये फॉर्म है, लेवल 6 का है। इसका पेमेंट जो है दोस्तों, मतलब आरपीएफ एसआई का है, इसका पेमेंट जो है 35,400 मिलेगा। चिकित्सा मानक जो है वो B1 है, ठीक है। इसमें एज क्या रखा गया दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं उनको पता नहीं है, तो 20 से 28 साल है। इसका 25 वर्ष ही रहता है, लेकिन कोरोना काल के कारण इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। इसमें टोटल सिर्फ 452 है। कितना है, 452 है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आप लोग एक एक चीज़ मैं बताऊंगी। देखिए, इसमें कोविड महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है। कितने वर्ष का दोस्तों, तो 3 वर्ष के, ठीक है। उसके बाद आ रहा है महत्वपूर्ण निर्देशक। इसमें देख, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीएनए में दी गई जानकारी को अच्छी तरह पढ़ ले, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। अगर गलती हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा दिया है कि उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि वे सीएनए के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं, ठीक है। उनका ये आप लोग ये भी देखना है कि आप लोग का योग्यता है या नहीं है। अगर योग्यता पूरा हो गया है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं उम्मीदवार आवेदन करने का पात्र नहीं है। मतलब जो भी छात्र एसआई आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं और उन लोग का बीएससी फाइनल नहीं हुआ है, बीए फाइनल नहीं हुआ है, बीकॉम फाइनल नहीं, तो भर नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो एक कांस्टेबल पुलिस वाला आया है, आरपीएफ पुलिस जो वाला आया है, उसमें क्या है ना कि जो बच्चे 10th पास कर लिए हैं वही भर सकते हैं, अदर में कोई नहीं भर सकता है। इन्हें की 10th में है भर दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भरेगा उसका पैसा पानी में जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पैरा 14 पर दिए गए रेलवे भर्ती के सूचीबद्ध वेबसाइट पर ही लॉगिन करके, मतलब ऑनलाइन लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उम्मीदवारों को पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर अंतरिम होगी, ठीक है। आरआरपी पात्रता के लिए आवेदन के विस्तृत जांच नहीं करेगा। इसके लिए उम्मीदवारी केवल अंतरिम रूप से स्वीकार की जाएगी, जो कि आवश्यक बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरी करने के अधीन है। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब बहुत कुछ दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम दे रहे हैं कि चिकित्सा मापदंड में क्या रहेगा भाई, पूरा शिक्षक होगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे कि एज क्या रहेगा, तो भाई 20 से 28 साल है
पक्का है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए फॉर्म पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, भरे विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना, सही करना चाहता है तो 15/5 से लेके 24/5/2024 तक प्रत्येक अवसर के लिए मतलब 250 रुपया लगेगा। अगर आप लोगों के फॉर्म में कोई गलती हो गया है, आप सुधारना चाहते हैं, तो आप लोग का जो पैसा लगेगा 250 रुपया लगेगा और आप सुधार सकते हैं 15/5 से लेकर 24/5/2024 तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कितने एग्ज़ाम होगा ये भी जान लेते हैं। परीक्षा का चरण क्या होगा, तो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, है ना। उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, बताते हैं एक एक चीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नकारात्मक अंकन, मतलब सीबीटी में नकारात्मक अंकन भी होगा, 1/3 है। इसमें निगेटिव मार्किंग आप लोगों को दोस्तों 1/3 रखा गया है। तो आप लोग जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए तो सोच समझ के बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं दोस्तों, नीचे चल रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वहीं वहीं मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उन लोगों को भारत के नागरिक जो फॉर्म भरेंगे वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। उनका रखा गया है 20 से 25 वर्ष, ठीक है। इसमें 2 तरह का होंगे, एक उप निरीक्षण कार्यकारी के लिए 20 से 25 साल और एक होगा इसमें एक रखा गया है आपका सामान्य लोग के लिए 20 से 25 और ECN निर्धारित के लिए 20 से 28 वर्ष एज रखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, कोरोना के कारण 3 वर्ष की छूट भी दी गई है एज में, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम जानते हैं किस जाति को कितना छूट मिल रहा है एज में, ये हम पूरा डिटेल में जान लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट, भाई तो सबको पता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की छूट मिल रहा है। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार के लिए 3 साल, मतलब जो सैनिक भूतपूर्व रह चुके हैं। अनरक्षित या EWS के लिए, मतलब EWS के लिए भी 3 वर्ष की छूट मिल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पश्चात कम से कम 6 माह के, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग खातिर मतलब 6 वर्ष रखा गया है, ठीक है। देखते हैं किसके लिए कितना छूट रखा गया है दोस्तों। अब यहाँ पे दे रहा है विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली महिलाओं के लिए कितना साल का छूट दिया गया, तो 5 साल की छूट दिया गया है, ठीक है। EWS के उसमें 2 ही साल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोबारा विवाह न करने वाली महिलाओं के लिए 7 वर्ष का छूट दिया गया है इस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारी जो हैं उनके लिए कितना दिया गया है, EWS खातिर 5 वर्ष और पिछड़ा वर्ग के लिए 8 साल, ठीक है। अज्जा के लिए 10 वर्ष का दिया गया है, ठीक है। आइए हम अब यह दे रहा है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो कृपया पद के लिए निर्धारित योग्यता की अनुकूलन देखें। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों के पास अंतिम तिथि 14/5/2024 को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मतलब निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। मतलब 14/5/2024 से पहले उनके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, मतलब उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसके पास नहीं है, अगर वो फॉर्म भर रहा है ना, तो उसका योग्यता, उसका फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सोच कर भरिएगा। यहाँ पे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले आवेदन नहीं कर सकते, मतलब जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं BSc, वो फॉर्म ये नहीं भर सकते हैं, ठीक है। जिसका फाइनल पूरा हो चुका है वहीं भरेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि पैसा क्या लगेगा, तो सभी उम्मीदवार के लिए, मतलब जनरल उम्मीदवार जितने भी हैं, ठीक है,
यहाँ पे तो उन लोगों के लिए फीस जो रखा गया 500 रुपया रखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईबीसी उम्मीदवारों के लिए कितना रुपया रखा गया है? 250 रुपये, मतलब लड़कों का 500 रुपया रखा गया है और महिलाएं जितनी भी हैं उनका 250 रुपया रखा गया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दें। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि अगर आप लोग परीक्षा पास नहीं करती हैं तो क्या करें? पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क 250 रुपये लागू बैंक प्रभार काट कर शेष राशि वापस की जाएगी। मतलब अगर आप परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो होगा क्या हो जाएगा? वापस कर देगा, ठीक है। उसके बाद दे रहा है दोस्तों इस मतलब ये फॉर्म के लिए क्या क्या कौन कौन सा एग्जाम से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका पीटी होगा, ठीक है। पीटी मतलब ये होगा फिजिकल होगा, है ना। उसके बाद होगा ये वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों कि एग्ज़ाम जो होगा कितने मिनट का होगा, कितना क्वेश्चन होगा, आप लोग के मन में ज़रूर चलता होगा। तो यहाँ पे दे रहे हैं कि 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, मतलब 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। टोटल क्वेश्चन आपका 120 रहेगा, ठीक है। और उम्मीदवार को प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के कोई अंक नहीं दिया जाएगा, कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत मतलब ऐसा ही देता है कि 35% और SC के लिए 30%, वैसे ही देता है, लेकिन मेरिट बनाता है, हाई जाता है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। अब हम बता देंगे दोस्तों कि सिलेबस क्या रहेगा, आइए समझते हैं। अब देखिए दोस्तों सिलेबस में क्या क्या रहेगा। अंक गणित मतलब मैथ से क्या क्या पूछेगा, तो संख्या प्रणाली रहेगा, पूर्ण संख्याएं रहेगी, दशमलव रहेगा, भिन्न रहेगा, संख्याएं रहेगी। उसके बाद मौलिक अंक गणित, प्रतिशत रहेगा, अनुपात रहेगा, समानुपात रहेगा, औसत रहेगा, ब्याज रहेगा, लाभ हानि रहेगा, छूट रहेगा, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग रहेगा, क्षेत्रमिति रहेगा, समय और दूरी रहेगा, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, तो एनालाइज होगा, समानताएं होगी, फिर अंतर होगा, स्थानिक दृश्य होगा, स्थानिक अभिन्यास होगा, समस्या समाधान होगा, विश्लेषण होगा, उसके बाद निर्णय होगा, निर्णय लेने वाले प्रश्न होगा, दृश्य होगा, मतलब इतना कुछ पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब टोटल कथन निष्कर्ष। आप लोग भिड़ जाइए अभी से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दोस्तों जीके जिसमें क्या पूछेगा। जीके जिससे 50 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें से रहेगा आपका जैसे आसपास के पर्यावरण, समाज के लिए अनुपयोग के बारे में सामान्य जागरूकता, मतलब उसके बारे में जानना चाहिए कि क्या मतलब आसपास में क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर वर्तमान घटनाएं, मतलब रोज जैसे करंट अफेयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछेगा इतिहास से, कला और संस्कृति से, भूगोल से, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति से और भारतीय संविधान से। उसके बाद खेल से, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग अभी से लग जाइए। जब आप लोग पीटी पास कर लीजिएगा ना तो आप लोगों को कितना मीटर दौड़ाएगा? 6 मिनट। 6 मिनट 30 सेकेंड में 16 मीटर दौड़ाया जाएगा, ठीक है। किसको? मतलब पुरुष को 16 मीटर, सॉरी यहाँ पे दिए रहा है दोस्तों, हाँ पुरुष को दौड़ाया जाएगा। और वहीं महिलाओं के लिए कितना दौड़ है दोस्तों? 8 मीटर दौड़ है 4 मिनट में, ठीक है। 8 मीटर पर घटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो होगा लंबी कूद, पुरुष के लिए 12 फीट रहेगा। लंबी कूद मतलब लड़कों के लिए 12 फीट रहेगा और महिलाओं के लिए 9 फीट रहेगा, ठीक है। ऊंची कूद कितना रहेगा? 3 फीट 9 इंच का रहेगा पुरुषों के लिए, मतलब लड़कों के लिए, और महिलाओं के लिए रहेगा 3 फुट, ठीक है। 3 फीट 3 फुट होगा ना।
अब हम देखते हैं दोस्तों कि हाइट क्या मांग रहा है इस फॉर्म के लिए। अब देखिए UR या EWS OBC के लिए हाइट जो है 165 मांगेगा, ठीक है, और SC ST के लिए 160 मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद गढ़वालियों, गोरखाओं और मराठाओं के लिए मतलब इन लोगों के लिए थोड़ा हाइट रहेगा आपका 163, ठीक है। और महिलाओं के लिए, जनरल महिलाओं के लिए रहेगा आपका हाइट कितना, 157, ठीक है। अगर आप जनरल महिलाओं के लिए कितना रहेगा, 157, IEWS के लिए भी 157 रहेगा, और SC ST के लिए 152 हाइट रहेगा, ठीक है। और इन लोग के लिए रहेगा आपका 155, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें कितना मांग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेते हैं दोस्तों किसके लिए कितना सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि पुरुषों के लिए कितना है अनारक्षित, मतलब अनारक्षित मतलब जनरल के लिए कितना सीट है यहाँ पे। तो टोटल है यहाँ पे 157 है। फिर यहाँ पे अनुसूचित के लिए रहेगा 57 गो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा क्या करें, अनुसूचित जाति के लिए 28 गो, उसके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 104 गो, और EWS के लिए रहेगा 38 गो, ठीक है। टोटल मिला के 384 गो सीट है, ठीक है। तो आप लोग देख ले होंगे लड़कों का। अब हम महिलाओं का देखेंगे। तो अनारक्षित मतलब जनरल के लिए है 28 गो, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित के लिए 10 गो है, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 5 गो है, और अन्य पिछड़ा के लिए 18 गो है, EWS के लिए 7 गो है। कुल सीट कितना है, तो 68 गो है, ठीक है। तो देख लिए होंगे। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 को पहले ही से फिक्स करके रखा गया है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए 68 गो है, 68 गो है। तो अगर आप जनरल है या EWS में तो 7 गो सीट है, याद रखिएगा। और जनरल है तो 28 गो सीट है, ठीक है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।